पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, म्युनिसिपल इलेक्शंस, इनकी तैयारी कर रही योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों बिना ओबीसी के आरक्षण के ही जल्द से जल्द कराने के आदेश दे दिए। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं पूरी नहीं करती है, तब तक ओबीसी को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में स्थानीय निकायों की अवधि या तो खत्म हो चुकी है या 31 जनवरी तक खत्म हो रही है। ऐसे में ट्रिपल टेस्ट की कठिन औपचारिकताओं को हर लिहाज से जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट के लिए एक समर्पित आयोग द्वारा आंकड़ों और सूचनाओं को जमा करना एक बड़ा लंबा समय लेने वाली एक गतिविधि है। संविधान के अनुच्छेद 243U के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं टाले जा सकते, लिहाजा राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना ही चुनाव का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। चुनावों के नोटिफिकेशन के समय एससी और एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के अलावा बाकी सीटों को सामान्य वर्ग में नोटिफाई किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह फैसला उन जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद लिया जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की पूरी तरह अवहेलना करते हुए स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं होती है, तब तक उनके चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते। अब आप देखिए, बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और ये योगी सरकार जो है उसके लिए एक जी का जंजाल बन गया। ओबीसी आरक्षण पर फैसला योगी के जी का नया जंजाल है, क्योंकि अब अदालत ने कुछ कह दिया है और आप अगर इसके बिना अगर आप चुनाव करा लेंगे और आगे की प्रस्तुति में आप समझेंगे कि क्यों इसके राजनीतिक मायने बहुत सारे हैं। तो अगर इस पर फैसला जल्दी से नहीं आया या नहीं कराए गए तो आप ओबीसीज को नाराज कर देंगे और ये वो जनता है जिनके कास्ट सेंसस को लेकर के बात चल रही है जो कि सरकार टाल रही है। ये वो जनता है जिसको सरकार लगातार रिझाने की कोशिश कर रही है। 2021 में आपको याद होगा जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ तो उस समय नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये ओबीसी की सरकार है और ऐसे में अगर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है और इस कार्यक्रम में हम खबर की तह तक जाते हैं। बार बार आपने सुना होगा, भी मैंने जिक्र किया एक ट्रिपल टेस्ट का। तो क्या है ये ट्रिपल टेस्ट? दरअसल सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला तय किया। ये क्या फॉर्मूले हैं, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, टेस्ट 3 टेस्ट होते हैं ना, तो टेस्ट 1, आरक्षण देने से पहले आयोग का गठन जरूरी है, यानी कि एक आयोग का गठन हो और वो तय करे। टेस्ट 2 क्या है? दूसरा टेस्ट, आइए आपको वो बताते हैं। वो टेस्ट ये कहता है कि आरक्षण पाने वाले समुदाय के आंकड़े आपको जुटाने होंगे। ऐसी थोड़ी आप आरक्षण दे देंगे, पहले आप आरक्षण किसको दे रहे हैं उसके आप जुटाइए, आंकड़ा जुटाइए। और टेस्ट 3, और ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है जहां पर कई बार आरक्षण फेल कर जाता है, इस आधार पर आरक्षण तय हो कि आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। आप समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया था तब ये सारी चीजें उसमें साफ थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ही कहा था कि उसने एक रैपिड सर्वे के आधार पर जो फॉर्मूला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के सुझाए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला की तरह ही बेहतर है।
लेकिन हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जैसी पुख्ता नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आपका जो दिल में आए आप कर दें और बोले कि वो वैसा ही है, देख लो। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उसे उम्मीद थी कि वो स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए एक समर्पित आयोग बनाएगी। ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। विपक्ष इस मसले पर योगी सरकार पर हमलावर है और उसे आरक्षण विरोधी बता रहा है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव करवाएगी ही नहीं। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा, ये ऐसे लगता है कि एक साधारण आदेश है जो कि अदालत ने दे दिया है, लेकिन ओबीसी राजनीति और उससे जुड़े हुए राजनीतिक दांवपेच और राजनीतिक भविष्य हर राजनीतिक दल का एक ऐसे वक्त में जब ओबीसी को रिझाने के लिए बीजेपी की सरकार जुटी हुई है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि सर्वे तो कराइए, सेंसस में ओबीसी तो लाइए। इस सब के बीच में अगर आप बिना ओबीसी को रिझाए या उनके आरक्षण दिए अगर आप स्थानीय निकाय चुनाव करा देंगे, वो चुनाव जो आपने ही बोला था कि आप करेंगे, तो ऐसे में क्या राजनीतिक साख रह जाएगी। आइए सुनते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए विधि विशेषज्ञों के द्वारा देश का अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी सरकार ने वादा क्या कर दिया, जो कि अब क्योंकि अदालत में इस तरीके का आदेश आ गया है, अब ये आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा नहीं होगा, ये सारी तो आगे की बातें, उस पर हम टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर, अदालती मामला है। लेकिन यूपी सरकार ने इस महीने 17 नगर निगमों में मेयर पदों, 200 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों, 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अस्थायी लिस्ट जारी की। 5 दिसंबर को जारी इस लिस्ट के हिसाब से 17 में से 4 नगर निगम अलीगढ़, मथुरा वृंदावन, मेरठ और प्रयागराज के मेयर पद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए थे। तो आप ये समझ रहे हैं, इतना बड़ा एक वादा किया अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। इनमें भी अलीगढ़ और मथुरा वृंदावन की मेयर सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित। 200 नगर पालिकाओं में से करीब 54 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे। इनमें से 18 ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित थी। 545 नगर पंचायतों की 147 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थी। इनमें से करीब 50 ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लग गई है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अब एक ही रास्ता है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। तो क्या यूपी सरकार इस मामले में कमजोर पैरवी की है? एक सवाल यह हो सकता है। इस पूरे मामले पर आइए सबसे पहले सुनते हैं योगेंद्र यादव जी का क्या कहना है, क्योंकि एक विश्लेषण उनका भी है। देखिए, जितने मायने इसके अदालती हैं उससे कहीं ज्यादा मायने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, राजनीतिक भी हैं। क्योंकि आप अगर इतना सब कुछ कह देने के बाद अब ओबीसी आरक्षण नहीं दे पाएंगे, भले ही अदालत की वजह से, तो ऐसे में फिर
आपको मुंह की खानी पड़ सकती है राजनीतिक रूप से। क्या कहते हैं योगेंद्र यादव जी, आइए सुनते। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से एक बात तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस ओबीसी आरक्षण को लेके कतई गंभीर नहीं। क्योंकि कोर्ट ने जो बात कही है वो सरकार को पहले दिन से पता होगी। सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल फैसला आया है जिसमें 3 शर्त लगाई गई हैं किसी भी ऐसे आरक्षण के लिए। नंबर 1 कि ऐसा इसके लिए कोई अलग से कमीशन बनना चाहिए। नंबर 2, कमीशन स्पष्ट निर्देश दे कि कितनी प्रोपोर्शन होना चाहिए रिजर्वेशन का। और नंबर 3, जो भी प्रोपोर्शन हो 50% से अधिक ना हो। और आज के फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन तीनों में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं किया है। और मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश सरकार को पता नहीं होगा। मतलब जानबूझकर इस तरह से आरक्षण ओबीसी के लिए किया गया जिसमें स्पष्ट था कि कोर्ट इसको खारिज करेगा। आज उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बदलेगा, क्योंकि जो सरकार ने किया है वो सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी रिक्वायरमेंट का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझ के ऐसी चीज की गई कि लगे कि भाई हमने कर भी दिया और फिर खारिज हो भी जाए। कोर्ट ने जो दूसरी बात कही है वो थोड़ा हैरानी की है। वो ये है कि अब तो ये करने में बहुत समय लगेगा, तो आप ऐसा कीजिए इसके बिना चुनाव कर लीजिए। ये बहुत दुखद पक्ष है। कोर्ट की भी मजबूरी रही कि भाई ये सब करने में अब तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि 5 साल तक इस प्रदेश के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने उचित अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो कुल मिला के सरकार का षड्यंत्र और कोर्ट का रवैया, इन दोनों का परिणाम ये हुआ है कि सामाजिक न्याय की न्यूनतम प्रक्रिया को 5 साल के लिए टाल दिया गया है, जो बहुत ही दुखद विषय है। तो ये आपने सुना, ये थे योगेंद्र यादव जो कि बता रहे थे। इनका तो एक अलग ही एंगल है। आप ये कह रहे हैं कि ये पहले आपने किया ओबीसी को रिझाने के लिए, योगी सरकार की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि आप जानते थे ये भली भांति कि ये अदालत में नहीं पूरा हो पाएगा, ताकि आप ओबीसी को ये बता सकें कि भाई देखो हमने कोशिश की, अब अदालत के आगे किसकी मर्जी चलती है। लेकिन क्या इस तरीके का फॉर्मूला राजनीति, सड़क की जो राजनीति होती है उस पर काम आएगा? हम देखेंगे। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, और वो है भारत से एकदम सटा हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहां पर अब एक प्रचंड सरकार आ गई। प्रचंड संख्या बल में तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे लोगों का साथ आना हुआ है जो कि धुर विरोधी थे लेकिन अब साथ में आ गए, जैसे कि ओली और पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंडा बुलाया जाता है। लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा, ये एक बड़ी बात है। पड़ोसी देश नेपाल में नई सरकार सत्ता में आ गई है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वामपंथी नेता पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड नाम से ज्यादा अच्छे तरीके से जाना जाता है, वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 14 साल पहले नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद प्रचंड 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रचंड ने सरकार बनाने के लिए चुनाव में अपनी गठबंधन सहयोगी नेपाल कांग्रेस का हाथ छोड़कर पाला बदल लिया। अब हम ये जानते हैं कई बार राजनीति में होता है, और ये जो हमारी सब कॉन्टिनेंट है इसकी राजनीति में तो तमाम बार होता है। प्रचंड ने नेपाल का चुनाव 5 दलों के गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाल कांग्रेस को मिली थी। ऐसे में शेर बहादुर देउबा के ही अगला प्रधानमंत्री बनने की चर्चाएं चल रही थीं। लेकिन, और यहां आया स्पिन, प्रचंड के ऐन मौके पर पाला बदलने और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के नेता केपी ओली के हाथ मिला लेने से ये गठबंधन पूरी तरीके से बदल गया। हालांकि प्रचंड और ओली एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन सत्ता के लिए प्रचंड ने ओली से हाथ मिलाने में देर नहीं की है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वो समारोह है जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन ये जो फेरबदल हुआ है, इसका भारत पर क्या असर है, चीन को लेकर के अब क्या रुख होगा, ये सारी चीजें भारत में कुछ रुचि पैदा करती हैं। क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी ये हुआ, अगर देउबा मुख्यमंत्री, अगर वो प्रधानमंत्री रहते तो भारत संतुष्ट रहता। लेकिन ये कुछ बदला है, और ये जो बदले बदले से सुर हैं, ऐसे में भारत अपने आप को बतौर पड़ोसी कहां पाता है,
ये एक बड़ी बात है। आइए इस पूरे प्रकरण पर बात करते हैं। मैं नहीं मानता नेपाल में कोई और पत्रकार है जो कि इतनी गंभीरता से इस बात को इस पर पूरे वजन के साथ अपनी बात रख सकते हैं। हमारे मेहमान युवराज घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युवराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसको आप, ये जो बदलाव हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मायने हैं नेपाल के लिए इसके? नेपाल के लिए ये स्टेबिलिटी को गारंटी नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी हंग पार्लियामेंट है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। प्रचंड का चॉइस एक अप्राकृतिक चॉइस है, क्योंकि वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, बड़े पार्टी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें एजेंडा क्या है पता नहीं। एक दूसरा, उनके साथ इतना पॉलिसी और इंटरेस्ट क्लैश करने वाली पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट में है, वो किस तरह प्रचंड किस तरह उनको साथ लेके चलते हैं। और तीसरा, उससे बड़ा फैक्टर ये है कि केपी ओली जो गवर्नमेंट में तो नहीं है, उनकी पार्टी है, लेकिन केपी ओली इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह रह सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम कल भी आ सकता है। लेकिन अब किस तरह प्रचंड अपने पास्ट मिस्टेक्स के कुछ सबक वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रचंड को स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो अलायंस जो प्री इलेक्शन अलायंस था, उसके जूनियर पार्टनर थे, और नेपाली कांग्रेस और माओवादी वाला जो अलायंस था, उसका हालांकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था, सबसे बड़ा ग्रुप के रूप में वो इमर्ज किए थे। ये उम्मीद किया जा रहा था कि देउबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी, तो युवराज जी, आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि दुश्मन को दोस्त बनाकर सत्ता, अब ये तो होता रहता है, ये तो हमने राजनीति में होते हुए देखा है, और ये इस यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट की राजनीति है उसमें तो कई बार देखने को मिला है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसकी नींव कितनी मजबूत है, कितना टाइम चलेगा और कितना टिकेगा? बिल्कुल नींव कमजोर है, लेकिन ये साउथ एशिया पॉलिटिक्स में एक अनयूजुअल फिनोमेना भी नहीं है। सही बात। हालांकि दो नेता प्रचंड और ओली 5 साल पहले साथ थे, उनकी पार्टी मर्ज भी किए, और लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। ऐसा लगता था कि दोनों के रिलेशन बिल्कुल कंटेम्प्ट से गाइडेड है। लेकिन फिर भी ये अभी लग रहा है कि प्रचंड प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने अलाइन कर लिया। एक तरह से स्वार्थ का अलायंस है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि शायद स्टेबल अरेंजमेंट नहीं होगा। जी युवराज जी, प्रचंड सरकार के सत्ता में आने का भारत के लिए क्या मतलब है? प्रचंड सरकार का चीन की ओर झुकाव क्या भारत के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है? क्योंकि इससे पहले जितनी बार वो आए या फिर केपी ओली आए, तो एक ये चीज हमेशा कही जा रही थी कि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट्स लीड नहीं करेंगे। ये स्वाभाविक है कि देउबा आइडेंटिफाइड थे काफी हद तक भारत और अमेरिका के साथ। दोनों खुश होते अगर देउबा प्राइम मिनिस्टर बन जाते, लेकिन इलेक्शन जहां दूसरा कंट्री के लोग वोट देते हैं, उनके हाथ में, मतलब भारत के या चाइना या अन्य कंट्री के हाथ में ये नहीं रहता कि कौन गवर्नमेंट बनेगा। और दूसरा ये है कि ये जरूर है, प्रचंड के साथ भारत का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, ओली के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। लेकिन जब ओली प्राइम मिनिस्टर बने, ब्लॉकेड हुआ 2015 में, और फिर बॉर्डर इश्यू हो गया। लेकिन दो कंट्रीज जिसका बहुत ही कंटिन्यूअस और डायनामिक रिलेशन है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। चैलेंज ये है कि वो किस तरह इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे आने वाले दिन में। जी युवराज जी, मेरा आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल कैसे अपने दो बड़े पड़ोसी देशों यानी कि भारत और चीन के बीच एक संतुलन बनाएगा? क्योंकि ये एक हमेशा एक दिक्कत रहेगी। मुझे लगता है कि अगर नेपाल के इंटरनल अफेयर, इंटरनल पॉलिटिक्स में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं होगी, और जो नेपाल ने ये एश्योरेंस दिया है कि भारत के सिक्योरिटी या चाइना के सिक्योरिटी उनके उसमें नेपाल अपना स्पेस नहीं देगा उनके अगेंस्ट में, इस पर नेपाल अगर स्टिक कर पाएगा तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम
नहीं आना चाहिए। लेकिन एक हुआ कि बहुत, मैं इसको एवरेशन मानता हूँ नेपाल इंडिया के रिलेशन में। 2005-6 के जो नेपाल में पॉलिटिकल चेंज हुआ, उसमें इंडिया ने माओवादी, जिसको इंडिया में भारत सरकार ने आतंकवादी करार किया था, उसके साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करके रेजिम चेंज में साथ साथ आगे बढ़े। उसके बाद काफी मिसअंडरस्टैंडिंग बने हैं और प्रचंड ने खुद एक बार बोला कि भारत को नेपाल में माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए। वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं पता नहीं है, लेकिन उन्हें सही बोला था। इसका क्या हुआ कि जब भारत का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो गया उसमें अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर, तो फिर चाइना काफी हद तक अपना प्रेजेंस चाइना ने बढ़ा लिया है, उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया, इंटरेस्ट बढ़ गए। इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है तो फिर एक फेवरेबल रेजिम चाहते हैं। यही हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो इंडिया और अमेरिका देवबा को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि चाइना के भी कोई सर्टेन इंटरेस्ट, हालांकि इतना एक्सप्लिसिटली बाहर नहीं आया है, लेकिन कंजक्शन से हम ये कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि उसका रोल था। जी युवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसको अच्छे से समझाने के लिए, हम लोगों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्योंकि चाइना की बात हो रही है तो यहाँ एक और मसले में चाइना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप सबको तो मालूम ही है कि पिछले कुछ सालों से चाइना ने इस पूरी दुनिया को एक चीज एक्सपोर्ट की है जिसका नाम है कोरोना वायरस। और कोरोना महामारी का डर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पड़ोसी देश चीन में जिस तेजी से कोरोना के मामले सामने आए हैं, उसके बाद भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में इसके नए सिरे से पैर पसारने शुरू कर चुके। चीन में हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच चीन के तरफ से एक नया कदम उठाया गया है कि 8 जनवरी से कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने का फैसला। आप सोचिए, जीरो कोविड पॉलिसी, ये चीन वो पॉलिसी लाई थी जिसमें लोगों को बंद कर देती थी, दरवाजा बंद कर देती थी, मार मार के उन लोगों को अंदर करती थी। कितने सारे वीडियोस बाहर आते थे। अब जब ये मामले बढ़ रहे हैं चाइना में, तो इस बार चाइना ने फैसला लिया है कि हटाओ ये सब प्रतिबंध। ये कौन सी नई फिलॉसफी है? ये कौन सा नया तरीका है कोविड रोकने का? क्या कुछ बदला है चीन के रवैये में? विदेश से आने वाले यात्रियों को भी क्वारंटीन नहीं किया जाए। इस तरह करीब 3 साल बाद चीन दुनिया के लिए नए सिरे से खुल जाएगा। अभी तक चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जबरदस्त पाबंदियां लगाई हुई। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है, लॉकडाउन हटा दिए गए हैं, पॉजिटिव मरीजों को घर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। सरकार अब पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी रोक लगा रही है। हालांकि चीन के अचानक पाबंदियां हटाने के फैसले का फौरी असर यह होगा कि वहां कोरोना के मामले बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और क्या वहां के अस्पताल और पूरा सिस्टम इससे निपट पाएगा, इस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन ने कोरोना को लेकर जो सख्त पाबंदियां लगाई हैं, उसके कारण चीन के बड़े इलाके में कोरोना नहीं पहुंचा था और हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाई। आप समझ रहे हैं, जैसे कि भारत में यह कहा जाता है कि हमारे यहां पाबंदी, एक पहली बार लॉकडाउन लगा था, उसके बाद तो लॉकडाउन लगा नहीं, लेकिन एक अच्छी वैक्सीन अभियान और उसके बाद एक हर्ड इम्यूनिटी के चलते हुआ ये कि अब शुभ बोलना चाहिए कि उस तरीके से मामले तीसरी लहर के बाद नहीं बढ़े। हालांकि हमें गंभीरता से उसको लेना पड़ेगा। आएंगे भारत की रणनीति पर इसके बाद, क्योंकि वहां पर भी मॉक ड्रिल और असलियत में कई फर्क है। लेकिन चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने हर रोज कोविड-19 से जुड़ा डेटा भी सार्वजनिक करना बंद कर दिया। विदेशों से चीन आने वाले यात्रियों को 8 जनवरी से कोविड से जुड़े क्वारंटाइन के सख्त नियमों का पालन नहीं करना होगा। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सख्त कोरोना वायरस नियंत्रण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए ये फैसला किया है। फिलहाल विदेश से आने वाले किसी भी यात्री को
5 दिन होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ता है, जिसके बाद 3 दिन घर में रहना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों में नरमी का ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब चीन में कोरोना के मामले तेजी से फैलते जा रहे हैं। पूर्वी चीन के शेजियांग प्रोविंस की सरकार के मुताबिक हर रोज वहां 10 लाख नए मामले दर्ज हो रहे हैं। नर्सिंग होम्स, वेलफेयर होम्स, चिकित्सा संस्थान, किंडरगार्टन, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल और अन्य खास स्थानों को छोड़कर वायरस टेस्ट का नकारात्मक प्रमाण पत्र, हेल्थ कोड और ट्रैवल रिकॉर्ड की जांच अब नहीं की जाएगी। दरअसल चीन ने हाल ही में कोरोना से जुड़ी कई पाबंदियां हटाई हैं, जिसके बाद कोरोना के मामलों में वहां काफी बढ़ोतरी हुई है। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में लोग काम करने मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने लगे हैं। बड़े मॉल्स और दुकानें भी खुली हैं। चीन ने कोरोना से जुड़े आंकड़े और जानकारी भी शेयर करना बंद कर दिया है, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन सरकार महामारी के बारे में नकारात्मक जानकारी छिपा सकती है। दरअसल चीन के कुछ शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़ी हैं। इसको लेकर भारत के उद्यमियों में चिंता बढ़ती जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कई तरह के प्रोडक्ट्स में चीन से आयात होने वाले सामान का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सप्लायर से जब बात हो रही है तो रोज ये मामले सामने आ रहे हैं कि फैक्ट्रीज बंद हैं और इस समय हमें लग रहा है कि सप्लाई चेन्स, ये जो तीनों सेक्टर में आपने बताया, काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुकी हैं। 5 जनवरी से आप जानते हैं चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है और चाइनीज न्यू ईयर में लोग 10-15 दिन के लिए अपने घर छुट्टी जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हमने अपने सप्लायर से भी बात की, उनको भी ये पता नहीं है कि 15 जनवरी तक लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उनमें से कितने लोग ट्रैवल कर पाएंगे, उस समय क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे। यानी ये महत्वपूर्ण होगा कि जनवरी एंड से फरवरी एंड के बीच में कोरोना के क्या हालात होते हैं चीन पे, उस पर निर्भर करेगा कि भारत में जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर है, उसमें प्रोडक्शन कितना कैसा होगा, बेहतर होगा नहीं होगा, वो सब डिपेंड करता है कि चीन में क्या हालात होंगे। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में तो हमें लगता है जरूर इसका बहुत डिस्ट्रप्शन आएगा। जाहिर है चीन में कोरोना के हालात अगर और खराब हुए तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका असर भी बढ़ता जाएगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो भाई ये तो बात हो गई चीन की। हम जानते हैं कि वहां पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ उसके आंकड़े नहीं है किसी के पास, और तमाम बार ये आरोप लगता है कि चीन ने बहुत ही फर्जी तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से कोविड से निपटने की कोशिश की और उसका परिणाम ये है कि अब देखिए मामले वहां पर वापस बढ़ रहे हैं। इतनी जबरदस्त अगर आपकी वैक्सीन होती जिसको WHO ने प्रमाण दे दिया, मैं चीन की बात कर रहा हूं, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आती कि लोगों को दोबारा हो रहा है। ये सब सवाल भी WHO से पूछे जाने चाहिए और हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी। लेकिन खतरा यहां पर भी है भारत में। इस बीच भारत में कोरोना के मामले अभी काबू में हैं। बीते 24 घंटे में करीब 150 नए केस सामने आए, लेकिन कोरोना का डर बना हुआ है। इसे देखते हुए आज देश भर के अस्पतालों में खास मॉक ड्रिल किया गया। इसके तहत यह जायजा लिया गया कि अगर कोरोना संकट फिर बढ़ता है तो अस्पतालों में तैयारी कितनी है और क्या नया किया जा सकता है। सपोज अगर कोई नया स्ट्रेन आ गया तो हम उससे निपट सकते हैं, या कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे पिछली बार आप याद कीजिए सेकेंड वेव में सिलेंडर खत्म हुआ चला जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म होती चली जा रही है, कितना क्राइसिस हो गया था। अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में जायजा लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने LNJP लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल वहां का जायजा लिया। इसी तरह सभी राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। अब एक तो होता है जायजा ले लेना, लेकिन ये जो मॉक ड्रिल है, ये आपका जो रियल चैलेंज है, उसके लिए क्या आपको पूरी तरीके से तैयार कर रहा है? क्या हम संतुष्ट हैं कि अगर भगवान न करे एक ऐसी स्थिति आ गई तो हम उससे निपट लेंगे? कोरोना संकट के दौरान अस्पतालों में सबसे ज्यादा किल्लत ICU बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता की कमी रही थी। याद कीजिए 2021। तो आज के मॉक ड्रिल में इसी सब का जायजा लिया गया, ऐसा बताया जाता। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश की बात कर देते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी कोविड के नए वेरिएंट BF7
से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। राजधानी के जिस अस्पताल में मंत्री जी पहुंचे वहां तो सब चकाचक था, लेकिन आइए आपको बताते हैं ये लेकिन क्या है। हमारी पूरी तैयारी है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, सिलेंडर में ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर, सभी मॉनिटर, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, जरूरत पड़े तो नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया, इस सब पर हमने काम किया है। सरकार बस यहीं रोककर आपको 3 तस्वीरें दिखानी थी। पहली भोपाल के जेपी अस्पताल की, जहां 2 में से 1 ऑक्सीजन प्लांट में से 1 पीएसए प्लांट की बिजली सप्लाई केबल कट गई। मॉक ड्रिल के दौरान मरम्मत होती रही। गुना जिला अस्पताल में सक्शन पंप का स्टार्टर खराब था। 21 दिसंबर को हमारे साथी संजय दुबे ने नर्मदापुरम सरकारी अस्पताल से तस्वीर भेजी थी। तब ऑक्सीजन प्लांट धूल खा रहे थे। आज वो चकाचक थे, लेकिन तय मानकों के हिसाब से सर्विसिंग नहीं हुई है। प्लांट को चलाने के लिए जनरेटर भी नहीं है। कहीं कोई जंग नहीं है, कहीं आपने कौन सी तस्वीर देखी मुझे नहीं मालूम, पर मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य यह है कि यदि कहीं कोई दिक्कत आई है तो उसको ठीक कर लिया। हमारा उद्देश्य बस आपके संज्ञान में लाना, अगर वो ठीक हो जाए आपको तो धन्यवाद, आपको धन्यवाद कि आप संज्ञान में ला रहे हैं। इन तैयारियों के अलावा राज्य में 32,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना आज भी जारी रहा। उन्हें समर्थन देने कांग्रेस नेता प्रदर्शन में पहुंचे। कहा सरकार बनने पर उन्हें नियमित किया जाएगा। सरकार सुनवाई करने के बजाय डंडे मार रही, कोई दिक्कत नहीं, रस्सी बांधकर घुमा रही है और इतनी बर्बरतापूर्ण आचरण सरकार का है, पुलिस का है, होम मिनिस्टर का है। एक कर्मचारी बीमार हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर जब कोविड जैसी महामारी हमारे प्रदेश में आई तो इन लोगों ने इस प्रदेश की जनता की सेवा की। बहरहाल फिलहाल राज्य में कोरोना के 4 एक्टिव मामले हैं। 1,685 आईसीयू बेड तैयार हैं। 15,490 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। 736 वेंटिलेटर मौजूद है। 98 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू हालत में है। सबको मिलाकर प्रदेश की कुल ऑक्सीजन कैपेसिटी 935.8 मीट्रिक टन है। प्रदेश की कुल कोविड टेस्टिंग क्षमता 1,24,320 प्रतिदिन है। हर जगह पर इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है और जिन तस्वीरों की हम बात कह रहे थे, मंत्री जी का कहना है कि पता नहीं कहां से आई हैं, लेकिन वो तस्वीरें हैं। हम चाहेंगे कि सरकार उस ओर भी ध्यान दे ताकि हर जिले में भी तैयारी मुकम्मल ढंग से हो सके, सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अनुराग जी ने हमारे सामने जो तस्वीर प्रस्तुत की है, ये एक नकारात्मक तस्वीर नहीं है। ये सिस्टम को चेताने की कोशिश की है कि आप भूल मत जाइए वो अप्रैल और मई का मंजर 2021 का, क्योंकि इसी तरीके से कुछ कुछ चीजें हुई थी जो एक ऐसा विशाल रूप ले लिया, उसने विकराल रूप ले लिया कि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। मकसद चेताना है और ये सकारात्मक है ताकि हम तैयार रहें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरों की खबर में, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको ये जरा टाइप सी चार्जर का ये जो पूरा माजरा है वो समझाएंगे। क्या है ये और क्या करना चाहती है सरकार, ब्रेक के बाद। तो इसमें मैं USB-C अगर चार्जर लगाता हूं तो चलिए 1, इसमें ये USB-C नहीं लगेगा। जैक है चार्जिंग का, ये पुराना वाला है तो इसमें USB-C नहीं लगेगा। ये उसी का चार्जर है तो ये USB-C चार्जर है, ये सीधा लग जाता है, चार्जिंग पॉइंट होता है, तो इसमें USB-C लग ही नहीं सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं USB-C चार्जिंग पॉइंट है तो ये चार्ज हो जाएगा। ये लेके चलना चाहेंगे या ये लेके?
मैं USB-C अगर चार्जर लगाता हूं तो चलिए 1, इसमें ये USB-C नहीं लगेगा। जैक है चार्जिंग का, ये पुराना वाला है तो इसमें USB-C नहीं लगेगा। ये उसी का चार्जर है तो ये USB-C चार्जर है, ये सीधा लग जाता है, चार्जिंग पॉइंट होता है, तो इसमें USB-C लग ही नहीं सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं USB-C चार्जिंग पॉइंट है तो ये चार्ज हो जाएगा। ये लेके चलना चाहेंगे या ये लेके? तो भारत का जो मानक ब्यूरो है BIS, उसका ये सुझाव है सरकार को कि भाई अब सारे चार्जर जो हैं वो USB-C टाइप हो जाए। USB-C टाइप क्या है आपको तो पता ही होना चाहिए, आज की डेट में हर किसी को पता रहता है। जो चार्जर इस तरीके का हो, आप ये देखिए, ये तो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, इस तरीके का चार्जर, इसको USB-C टाइप केबल कहते हैं। तो सरकार का ये मानना है और सरकार की एक एजेंसी का मानना है कि, और ये कई सारे और मुल्क हैं वहां पर भी ये नियम आ गया है कि एक समय तक सारे डिवाइसेस इसी टाइप के चार्जिंग प्लग से हो जाए, ताकि आप जितना भी डिवाइस यूज करते हैं उनको चार्ज करने के लिए, ये देखिए ये मेरा सामान्य जीवन है, इतने सारे चार्जर लेकर के मुझे चलना पड़ता है क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, कहीं बाहर गए, डिवाइसेस चलते रहने चाहिए, इतना चार्जर लेकर, मतलब इसके लिए अलग से आदमी बैग रखे। तो अगर सारे USB-C टाइप हो जाएंगे तो ये सब ले जाने के बजाय मैं सिर्फ ये एक लेकर के जा सकता हूं। ये एक है USB-C का चार्जर। लेकिन अभी ये मुख्य रूप से 6 डिवाइस हैं जो मैंने यहां पर रखे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये यहां रखे हुए हैं। एक TWS ईयरफोन है जो कि आप जानते हैं ये सीधा कान में लगता है, एक ये है, एक जियो का डोंगल है, एक हेडफोन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ, इसको भी बैटरी की जरूरत पड़ती है, एक फोन है एंड्रॉयड का जो कभी अगर टूर वूर पे गए तो अपना थोड़ा कुछ मूवीज वूवीज देख ली, एक मेरा अभी का फोन है, ये आईफोन है, इसको इस्तेमाल करता हूं, ये मेरा मेन फोन है, और ये एक है पावर बैंक। पावर बैंक हम सबके जीवन का एक जरूरी अंग है। अब इन सब में आज की डेट में कहां प्रॉब्लम आती है? क्या एक USB चार्जर से ये सारे डिवाइस हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं? आज की वास्तविक स्थिति क्या है? 6 डिवाइस हैं, 6 में हम एक स्ट्राइक रेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए, ये OnePlus का एक ईयरफोन है, ईयरबड्स जिसे कहते हैं, तो इसमें मैं USB-C अगर चार्जर लगाता हूं तो चलिए 1, ये तो हो गया, ठीक है। अब आइए बात करते हैं जियो के डोंगल की। तो जियो का डोंगल जो है उसमें मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर पुराना वाला USB पोर्ट है, इसमें ये USB-C नहीं लगेगा। तो इसी वजह से होता क्या है कि इंसान इतनी सारी लीड लेकर के चलता है, जैसे कि यहां पर रखी हुई है। फिर आते हैं ये ब्लूटूथ हेडफोन पर, यहां भी अगर आप देखें तो ये जो USB का जैक है चार्जिंग का, ये पुराना वाला है, तो इसमें USB-C नहीं लगेगा। और इसी चीज को एक मानक बनाने की बात दुनिया भर में की जा रही है और अब हिंदुस्तान में भी उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये मेरा एंड्रॉयड का सैमसंग का फोन है, ये उसी का चार्जर है, तो ये USB-C चार्जर है, ये सीधा लग जाता है। तो 2 डिवाइस हैं अब तक 6 में से जहां पर मैं USB-C लगा सकता हूं। अब आईफोन जो है, जाहिर सी बात है, आईफोन की तो अपना ही खुद का चार्जिंग पॉइंट होता है, तो इसमें USB-C लग ही नहीं सकता, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके लिए अलग ही केबल लेनी पड़ेगी। तो हर यहां पर अब तक हमने 5 डिवाइस दिखाए हैं, जिसमें से मुझे 3 के लिए अलग अलग केबल रखनी पड़ी है। अब आते हैं पावर बैंक की बात करते हैं। इस पावर बैंक में भी मुझे दोनों ऑप्शंस दिए हैं। एक तो ये देखिए पुराना वाला, तो उसमें तो ये नहीं जा रहा, लेकिन यहां साइड में अगर आप देखें तो USB-C चार्जिंग पॉइंट है, तो ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब जो चार्जर आ रहे हैं, ताकि वो कोई भी लीड लग जाए, उस हिसाब से इतने सारे पॉइंट्स दे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां लगाएं, कैसे करें। तो आज की स्थिति ये है कि आमतौर पर, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, आमतौर पर जब लोग ट्रैवल करते हैं तो ये कुछ ऐसी बड़ी साधारण सी चीजें हैं जो कि लोग रखते हैं। यहां पर आप खुद ही देख लीजिए कि 6 में से 3 चीजें USB-C चार्जर से नहीं चल पा रही। तो क्या भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से, और विदेशी जो सरकारें हैं जो नियम ला रही हैं, जिसमें उनका यह कहना है कि भैया एक चार्जर और एक केबल सारे डिवाइस चार्ज करने के लायक होने चाहिए, क्या अब ये भारत में भी जरूरत बन गई है? क्योंकि अब आप खुद ही सोच लीजिए, ये लेके चलना चाहेंगे
या ये लेके? फैसला आपका है।